हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो भी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि एनटीए ने नेट के एग्ज़ाम की जो कि जून में होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। और बहुत ही जल्द एक ही महीने के अंतर्गत फॉर्म भरे भी जाएंगे और एग्ज़ाम भी हो जाएगा जून लास्ट तक। तो बहुत कम टाइम है और इस कम टाइम में हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है ताकि हम अपना सिलेक्शन ले सकें। तो ओके फ्रेंड्स, आज को इसी क्रम में देखते हुए आज हम लोग करेंगे जुलाई 2018 का नेट का जो सोशियोलॉजी का पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में फंस भी जाते हैं। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस करा रखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए अब बिल्कुल देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वे आगे बढ़ने के पात्र नहीं हैं? स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम या फिर मैक्स वेबर। तो किसका यह कथन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है, किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय परितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन है प्रतीकात्मक, अंतःक्रियावादी, आदान प्रदान, शोषी या फिर संरचनात्मक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आदान प्रदान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशिष्टता नहीं है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुदाय की विशिष्टता से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है विशिष्ट स्थान, ऐतिहासिक विरासत, सामान्य विशेषताओं को साझा करने वाले एक सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक या अन्य समूह, या फिर कई क्षेत्रों में फैले स्थानों के छोटे छोटे खंड। तो कौन सी समुदाय की विशिष्टता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कई क्षेत्रों में फैले स्थानों के छोटे छोटे खंड ये नहीं है, बाकी तीनों विशेषताएं समुदाय की हैं। नेक्स्ट है, अधिकतम, अधिगम और सहभाजित साझा वे सांस्कृतिक उत्पाद जो एक दिए गए समाज में निश्चित प्रकार के व्यवहार का औचित्य ठहराते हैं क्या कहलाते हैं? आदर्शक, मूल्य, संस्कृति या फिर प्रथा। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन ज़रूरी पूछा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूल्य या फिर वैल्यू। नेक्स्ट है, एक सामाजिक परिवेश में यदि लोग अधिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है निजाति केंद्रिकतावाद, अज्ञात केंद्रिकतावाद, स्व केंद्रिकतावाद या फिर राष्ट्रीयता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन इससे भी, निजाति केंद्रिकतावाद से भी रिलेटेड क्वेश्चन एक ज़रूरी पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय या सेट क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे? ऑप्शन है उप संस्कृति, जड़ संस्कृति, प्रति संस्कृति या फिर सांस्कृतिक समष्टि। तो इसे हम कहेंगे प्रति संस्कृति। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक विद्यालय शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। ये सभी स्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं? तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है और लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इस पर आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए। परिस्थिति, परिस्थिति समुच्चय, बहुल परिस्थितियां या फिर परिस्थिति अनुक्रम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुल परिस्थितियां। नेक्स्ट है, भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन, आर के मर्टन, टॉलकट पार्सन्स या फिर जीपी मर्डॉक। तो इसका किया है वर्णन आर के मर्टन ने। नेक्स्ट है, किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन, आर के मर्टन, राल्फ लिंटन या फिर एस एफ नाडेल।
इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के एक तंत्र के रूप में परिभाषित किया है? टॉलकट पार्सन्स, एसएफ नडल, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस या फिर आर.के. मर्टन? तो भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण की बात करते हैं आर.के. मर्टन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिससे हम इसी तरह अपनी तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समूहों को एक संयुज, द्विसंयुज और त्रिक में वर्गीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? विक्रम अलेक्जेंडर सोरोकिन, जी सीमेल, डब्ल्यू.जी. समनर या फिर जी होसन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज सीमेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसे बताइए कि आप कौन सा सुमेलित नहीं है। समनर अंतर समूह और बही समूह सही है। मीड का महत्वपूर्ण अन्य बिल्कुल सही है। कूले का प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है? गिडिन्स का समस्तरीय और विषमस्तरीय समूह। नेक्स्ट है, किसने वर्गों को श्रम के विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है? कार्ल मार्क्स, जी सुमोलर, इमाइल दुर्खिम या फिर जी फ्रीडमैन? तो इसे किया है जी सुमोलर ने। अगला है, प्रत्याशित समाजीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा घटित होता है? परिवार व्यवहार के द्वारा, शिक्षा परक व्यवहार, क्रीड़ा समूह व्यवहार या फिर संदर्भ समूह व्यवहार? प्रत्याशित समाजीकरण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संदर्भ समूह व्यवहार। नेक्स्ट है, कौन समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात कहते हैं? एफ ओपेनहेमर, कार्ल मार्क्स, पीटर एम ब्लाउ या फिर मैक्स वेबर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, एक तथ्य जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। यह किसने कहा है? आर.एच. लोबी, के.एम. कपाड़िया, किंग्सले डेविस या फिर जी.पी. मर्डॉक? तो यह कथन है आर.एच. लोबी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समाजीकरण के समतुल्य मानी जाती है? पर संस्कृति ग्रहण, समंजन, संस्कृति ग्रहण या फिर लामबंदी? तो संस्कृति ग्रहण को हम लोग समाजीकरण के समतुल्य मानते हैं। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ यह वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण या फिर प्रत्याशित समाजीकरण? तो इसे हम कहते हैं प्राथमिक समाजीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्होंने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आर कॉलिंस, एल.ए. कोजर, रॉल्फ डेरेंडॉर्फ या फिर जी सीमल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉल्फ डेरेंडॉर्फ ने मध्यम वर्ग की बात की है मार्क्सवादी अपने अवधारणा के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। पीटर एम ब्लाउ, एस.एम. मिलर, पी.ए. सोरोकिन, एस.एम. लिपसेट? तो राइट आंसर होगा इसका पी.ए. सोरोकिन। नेक्स्ट है, एक्स एक कार्यालय में लिपिक हैं, उनके पिता एक पुलिस निरीक्षक थे और उनके दादा न्यायाधीश थे। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? समस्तरीय गतिशीलता, विषम स्तरीय गतिशीलता, विषम स्तरीय अधोमुखी गतिशीलता या फिर विषम स्तरीय ऊपरीमुखी गतिशीलता? तो इसका राइट आंसर है विषम स्तरीय अधोमुखी गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्तरीकरण के प्रकारात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? सेलिया एस हेलर, जोसेफ टी हॉवेल, जी लेंस्की या फिर विल्बर्ट ई मूर? तो यह किया है जी लेंस्की ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास
संस्कृति के दो प्रकारों अनुभविक और संप्रत्यात्मक के बीच आगा पीछा करता है? कॉम्टे, स्पेंसर, हॉबहाउस या फिर सोरोकिन? तो एक कथन है सोरोकिन का। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम है और ये चारों बुक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये राइटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम इसे सुमेलित करके देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये बुक किसकी है? तो यह बुक है सी लेविस स्ट्रॉस की। ए का 4 यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर SF नाडल की है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी रेडक्लिफ ब्राउन की है और सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर RK मर्टन की है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने अफ्रीकी जनजातियों चोक्टा और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया? E.B. टायलर, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड या फिर B. मैलिनोस्की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेडक्लिफ ब्राउन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित है? सी लेविस स्ट्रॉस, जेम्स फ्रेजर, B. मैलिनोस्की या फिर A.L. क्रोबर? तो मिथक की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लेविस स्ट्रॉस क्यों ने मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज का कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसमें बहुत बार गलती कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सबसे पहले दुर्खिम बात करते हैं विभेद की, देन उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता की, उसके बाद उच्च नैतिक घनत्व की, फिर क्षतिपूरक प्रतिबंध की, फिर सामूहिक चेतना की अल्पमात्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यकरण के लिए अपरिहार्य नहीं हैं? टॉलकट पार्सन, एंथनी गिडेंस, रॉबर्ट के मर्टन या फिर जॉर्ज सिमल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मर्टन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार्य दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है? मर्टन, पार्सन्स, दुर्खिम या फिर गिडेंस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पार्सन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने विकासवादी चरणों के समाजों के 4 प्रकारों सरल, यौगिक, दोगुने यौगिक और 3 गुने यौगिक को अभिचिह्नित किया है? तो कंपाउंड, डबली कंपाउंड और ट्रिपली कंपाउंड की बात कौन करते हैं? तो हर्बर्ट स्पेंसर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मीड के अनुसार सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किसके सर्जक हैं? मैं, मुझे, अहम या फिर पराअहम? तो यह है मी के या फिर मुझे के। नेक्स्ट है किसने इस बात पर जोर दिया कि निर्वचनात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ जिसमें इसे किया जाता है व्यक्ति द्वारा अर्थ एवं स्वयं रचना के अनिवार्य तत्व हैं? G.H. मीड, B. पेरेटो, मैक्स वेबर या फिर H. ब्लूमर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी H. ब्लूमर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्होंने 2 प्रकारों से संघर्ष नामतः यथार्थवादी और अयथार्थवादी के बीच विभेद किया है? कार्ल मार्क्स, कोजर, सीमेल या फिर डेरेंडॉर्फ? तो बहुत इजी क्वेश्चन है यह। इसके जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी कोजर। अगला है इस बात पर विचार करके कि संघर्ष और मतक के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं किसने यह अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है? कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, जॉर्ज सीमेल या फिर आर डेरेंडॉर्फ? तो इसके जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी आर डेरेंडॉर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुक्रम चार्ट के अधोलिखित सोपानों का एक शोध परियोजना का संचालन करने में कौन सा क्रम सही व्यवस्थित है? तो जो शोध के हमारे चरण होते हैं उसको व्यवस्थित करने से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग शोध के जितने भी चरण होते हैं उन्हें सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। सबसे पहले
समस्या की पहचान करना ज़रूरी होता है। उसके बाद उससे रिलेटेड हमें साहित्य और अवधारणाओं की समीक्षा करनी होती है, यानी कि रिव्यू लिटरेचर ढूंढने पड़ते हैं। देन होते हैं हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण देते हैं। नेक्स्ट है, विज्ञानों के अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषयों का सही अनुक्रम है। तो ये अनुक्रम किसने बताया था, तो समाजशास्त्र के जो जनक हैं ऑगस्ट कॉम्टे, उन्होंने यह अनुक्रम बताया था। तो सही अनुक्रम पूछ रहा है इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। सबसे पहले गणित, देन इसमें ऑप्शन नहीं है, उसके बाद भौतिकी, उसके बाद खगोल विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका यह मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता। दुर्खीम, मार्क्स, मेंडल या फिर वेबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति प्रायिकता निदर्शन के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन है, दी गई संकल्पना से स्कंद वस्त्र, टिपेट्स, संख्याओं द्वारा चयनित निदर्शन, उन लोगों से चयनित एक निदर्शन जो उपलब्ध है, शोध के प्रयोजन पर विचार करते हुए चयनित निदर्शन लिखना भूल गया है, उत्तरदाताओं की विभिन्न श्रेणियों पर विचार करते हुए चयनित एक निदर्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, दी गई संकल्पना से स्कंद वस्त्र या टिपेट संख्याओं द्वारा चयनित निदर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेक्षण की तीव्रता को गंवाने की आशंका है। साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, सहभागी प्रेक्षण विधि या फिर प्रेक्षण विधि। तो प्रेक्षण विधि जिसे हम अवलोकन या फिर ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सहभागी अवलोकन विधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य बाहरी के रूप में प्रेक्षित संस्कृति के बारे में प्रश्न उठाने के लिए वस्तुपरकता बरकरार रखते हुए शोध को सुकर करता है। व्यवहार परक परिप्रेक्ष्य, व्यवस्थापरक परिप्रेक्ष्य, व्यक्तिगत अध्ययन परिप्रेक्ष्य या फिर सहभागी क्रिया परिप्रेक्ष्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यवहार परक परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट है, प्रभाव आदि विकृति की संभावना कम करने के लिए अभिलेखों पर मात्रात्मक पद्धति में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। विषय वस्तु विश्लेषण, व्यक्तिगत अध्ययन, प्रश्नावली या फिर प्रेक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विषय वस्तु विश्लेषण। तो विषय वस्तु विश्लेषण भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन इससे जरूरी आना होता है। नेक्स्ट है, किसने जीवन वृत्त दृष्टिकोण का एक वैभिन्न, जिसे साहित्यिक लोक गाथा कहा जाता है, विकसित किया है। ऑप्शंस हैं थॉमस और जनानिकी, डॉल्बी, स्टाहल, बर्टम या फिर फ्रीमैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉल्बी स्टाहल। अगला है, सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। G.W. अल्पोर्ट, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस या फिर फ्रेडरिक लिपले। तो किसने सबसे पहले व्यक्तिगत अध्ययन, ऐसे केस स्टडी भी कहते हैं, उसका प्रयोग किया। तो उसका प्रयोग किया है फ्रेडरिक लिपले ने। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुसंधान में वैधता निम्नलिखित में से किसका सूचक है। जिस सीमा तक एक मापन सत्य होने की गुणवत्ता रखता है। एक परीक्षण उसका मापन करने से अभिप्रेत होता है जिसका मापन करने के लिए वह निर्धारित किया गया है, या फिर ए और बी दोनों या उनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। वैकल्पिक आकार विश्वसनीयता, विभक्तार्थ विश्वसनीयता, परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता या फिर दोहरी विश्वसनीयता। तो इसे हम कहते हैं परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता। नेक्स्ट है, एक केंद्रीय प्रवृत्ति यथा एक्स बार अथवा एमडी या फिर मीन डेविएशन से विचलनों के वर्गों का योग क्या कहलाता है। माध्य विचलन, प्रसरण, मानक विचलन या फिर विचलन अनुपात। तो इसे हम कहते हैं प्रसरण। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति समूह एक पंक्ति व्यूह में एक मान इस तरह का है कि आधी मदें ऊपर और आधी उसके नीचे हैं। इस मान को क्या कहा जाता है। बहुलक, माध्य, माध्यिका या फिर ज्यामितीय माध्य।
तो इसे हम कहते हैं माध्यिका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 to 50, ये दिया गया था उस समय, गद्यांश दिया गया था, उसमें से क्वेश्चन ढूंढ के आपको लिखना था। तो ये गद्यांश दिया गया, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं। और इसके जो क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ती हूँ। वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें आदर्श प्रारूप के पहलू अंतर्विष्ट नहीं हैं। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसका गद्यांश में ही आंसर छिपा हुआ है, उसमें से ढूंढ के हमें सही आंसर बताना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, आप लोग चाहे तो गद्यांश को पढ़ सकते हैं और आंसर देने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रारूप के निरूपण का प्रयोजन नहीं है। अनुभविक शोध करने में सहायक, कारणवाचक व्याख्या सुकर करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, या फिर तुलनात्मक विश्लेषण करने में सहायता पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं, एक ही वीडियो में कर देंगे तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। और थोड़ा सा कम क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं अच्छे से, अगर पढ़ लें ध्यान लगा के, तो हमारे माइंड में स्टेबल हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समाज विज्ञानी वेबर की आदर्श प्रारूप पद्धति का उपयोग करते हैं तो उन्हें क्या लाभ होंगे। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के पार्ट को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, और अगर अच्छी लगी तो इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।